अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो पेपर है पास्ट पेपर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कौन सा मेथड या कौन सा लॉजिक है जो आपने उनके अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ये जो पेपर मैं आपको करवाऊँगा ये वो पेपर है जो अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने यूट्यूब पे। उसके अंदर डिस्क्रीट का जो पेपर है उस पेपर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं डिस्क्रीट के उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि 30 मार्क्स अगर आपके लॉन्ग ठीक हो जाते हैं बाकी शॉर्ट्स में से तो आप ले लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और लिटरली अगर ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो ना, इसके अंदर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा तो लिटरली आप मुझे दुआएं दोगे कि हमें किसी ने कोई काम करवाया था। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रीट के एक पेपर वो है जो बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सबसे पहला पेपर था जिसको मैंने खुद दिया था और शेयर किया था आपके साथ। एक ये जो अभी लेटेस्ट पेपर शेयर किया है ये आपके लिए जो 2024 का बैच है, जो ईद के बाद जिनके पेपर्स होने हैं ये उनके लिए लेटेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको लेटेस्ट वाले से ही करवा रहा हूँ। हो सकता है कोई चीज़ रेप्लिकेट हो जाए, क्योंकि जो पास्ट पेपर अभी तक 2 शेयर कर चुका हूँ मैं आपके साथ, उन दोनों के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास पेपर है ना, इस पेपर के अंदर ये जो आपके पास हाईलाइट हुआ है ये 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये 10th वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करना है। इसे मैंने सॉल्व करके पहले कल ग्रुप में दिखाया तो था, लेकिन मैं भी इसको दोबारा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा हाथ से गुजार दूँ, आपको भी समझ आ जाए। उधर मैंने वॉइस में समझाया था, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ आई हो तो उसके लिए। और उसके अलावा अगर मैं इधर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ग्राफ का, और तीसरा क्वेश्चन है काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तीनों मैं आपको अभी करवाऊँगा इसी वीडियो के अंदर, और एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वो रिपीट हो जाएंगे पेपर के अंदर, तो आपका जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब कि पेपर हो जाएगा, मुफ्त के आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर लूँगा। सबसे पहले देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसने आपको x की वैल्यू 2 दे दी है, y की वैल्यू 3 दे दी है, b आपको गिवन है 2.5 और c आपको गिवन है 3। ठीक है, हमने करना क्या है इसमें, उसने आपको बोला है कि समेशन x i इक्वल टू 1, समेशन j इक्वल टू 1 y, और आगे उसने आपको दे दिया आई स्केयर प्लस 2b.j-c। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इंतहाई आसान है। ये लूप वाला मतलब कि आगे आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे लूप्स का। अगर जिसने सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग की होगी ICSS का होगा उसको तो पता होगा कि फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप जब हम लगाते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आई स्केयर प्लस 2b डॉट जे, यहाँ पे जे जो डॉट के साथ 2b के साथ लिखा है इसका मतलब है कि ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे थे, वो 2b पॉइंट जे समझ रहे थे लाइक ऐसा समथिंग, वो कुछ नहीं है, 2b जे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, मुझे जो वैल्यूज़ गिवन है वो सिर्फ मैंने क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखें x की जगह पे 2 आ जाएगा, i इक्वल टू 1, फिर समेशन y की जगह पे 3 आ जाएगा, j इक्वल टू 1, आई स्केयर एज इट इज़ क्योंकि मुझे नहीं गिवन, प्लस 2, b गिवन है 2.5, और j एज इट इज़ माइनस c की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद समेशन एज इट इज़ रहेंगे, j इक्वल टू 1 3, यहाँ पे आई स्केयर प्लस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा, j एज इट इज़ माइनस 3 भी एज इट इज़। अब देखें जो ये वाला बाहर वाला आपको समेशन दिया गया है ना, इस समेशन का मतलब है कि ये 1 से लेकर 2 तक जाएगा। लाइक i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 तक जाएगी। जब आप इस समेशन को सॉल्व करोगे ना, इस समेशन को सॉल्व करने के दौरान j की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चेंज होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो आई स्केयर प्लस 5j माइनस 3 है इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉर i इक्वल टू 1, पहले 1 के लिए सॉल्व करूँगा i को, फिर 2 के लिए। तो i को जब मैं 1 के लिए सॉल्व करूँगा तो i की जगह पे 1 का स्केयर प्लस 5 इंटू जे की जगह पे मैंने आपको बताया पहले 1 माइनस 3। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, फिर प्लस, क्योंकि प्लस क्यों डाला मैंने, जे की वैल्यू को मैंने 1 के लिए तो सॉल्व कर लिया, फिर 1 के बाद 2 के लिए भी सॉल्व करना है, फिर 3 के लिए भी सॉल्व करना है, लेकिन आई की वैल्यू सिर्फ 1 ही रहनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1 का स्केयर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 3, अगेन प्लस आएगा क्योंकि मैंने अभी तीसरी दफ़ा भी जे को पुट करना है। तो 1 का स्केयर प्लस 5 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस का 3। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो पहले से आपको मिलेगा 0, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ से 5 3 15, यहाँ पे 10 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, देन मेरे पास यहाँ पे फॉर j इक्वल टू 2 के लिए मैंने इसको सॉल्व करना है, सॉरी i इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि पहले मैंने इसको सॉल्व किया i इक्वल टू 1 के लिए, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा फॉर j इक्वल टू i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया था फॉर i इक्वल टू 1 के लिए, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा फॉर i इक्वल टू 2 के लिए। तो 2 के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल, जहाँ पे पहले 1 पुट किया था वहाँ पे 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, j की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, वो 3 दफ़ा चेंज होगी, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 3 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 3 माइनस का 3। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो 3 आएगा, 8 आएगा और 13 आएगा। इन तीनों को सॉल्व करूँगा तो आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेना है लास्ट में। तो 15 प्लस 24 यहाँ पे लिख दो 100 और आंसर आपके पास आ जाएगा 39, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। तो मैं वो आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, उसको 2 कह दूँगा, वो फिर आप अरेंजमेंट के हिसाब से खुद देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन उसने आपको दे दिया है, मैं इक्वेशन लिखूँगा, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन आपको रीड कर लीजिएगा, पास पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 1 डिवाइडेड बाई 3 स्टेरिक 5, स्टेरिक का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेरिक मल्टीप्लाई को शो करता है कंप्यूटर के अंदर। 5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ये सीरीज़ आपकी कहाँ तक जा रही है, 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, और ये सारा का सारा किसके इक्वल है, n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2n प्लस 3 के। ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करके बताना है कि ये सीरीज़ जो है ये आपके पास इक्वल है इस आंसर के। ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका क्या तरीका है, मेरे साथ सिर्फ स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने एक बेस केस बना लेना है, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहला बेस केस ये बनेगा, इसको बेस केस कहते हैं, जो भी मैं लिखने लगूँ। हमने ये करना है कि पहले फॉर n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करना है। ठीक है, इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ बेस केस। अगर तो आपका बेस केस ट्रू हो जाता है तब आप आगे के स्टेप्स करोगे, अगर बेस केस ही आपका फॉल्स हो जाता है तो फिर हम इसको आगे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और लिख देंगे बेस केस इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है। हमने क्या करना है, जो n आपको गिवन है ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, उसकी जगह आपने 1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसको मैं 3 इंटू 5 को लिख सकता हूँ एक ही दफ़ा, 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 5 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 9 63 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2। देखें 2 के साथ है n को मैंने क्या पुट करना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है, इस साइड पे भी आपने पुट करना है n की जगह पे 1, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 3 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और प्लस 3 करूँगा तो 5 आ जाएगा, इक्वल है 1/3 इंटू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके दरमियान मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख दूँगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। अब देखें ये जो 1/15 है ना आपकी सीरीज़, तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो 1/15 है, फिर 1/35 है, प्लस अप टू सो ऑन यहाँ तक जा रहा है। तो मैं इन दो केसेस को सिर्फ ले लूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ तो मेरे पास एक सीरीज़ के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, मतलब कि ये चेंजिंग आ रही है इसके अंदर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर जा रहा हूँ। तो देखें 1/15 शुरू में था, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस अप टू सो ऑन। इसका आंसर क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, ये किसके इक्वल है 1/15 के। ठीक है, तो हमारा बेस केस यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब अब मैंने इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने n की जगह पे 1 डालना है, बेस केस चेक करने के लिए कि क्या वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता। अगर आपके पास आंसर इक्वल आ जाए लास्ट में, देखें उसको तो छोड़ देना, उसमें n था ही नहीं, n इसके अंदर था और इसके अंदर था, तो मैंने इन दो में वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इट मीन्स कि ये मेरे पास क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व होगा। अब हमने क्या करना है, पहले n को n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया था ना,
अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू के लिए सॉल्व करेंगे फॉर n इक्वल टू के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इसके अंदर आपने क्या पुट करना है, के पुट करना है। अब देखो ये जो पीछे वाला सारा का सारा है ये तो एज इट इज़ चलता आएगा, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर, यहाँ पे देखें 2k प्लस 1, क्योंकि मैं इनको क्या पुट कर रहा हूँ, के पुट कर रहा हूँ, तो 2k प्लस 1 और इसकी जगह पे 2k प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें इस जगह पे भी मैंने क्या पुट करना है, n की जगह पे k पुट करना है, तो k ओवर 3 इंटू यहाँ पे n की जगह पे k करूँगा तो 2k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम कह देता हूँ। क्लियर, अब ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप आपने ये करना है कि k को n को आपने k प्लस 1 पुट करना है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो n को अब हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, तो देखें पीछे वाला अगेन सेम आ जाएगा 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर, n की जगह पे पहले k डाला था, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1, तो 2 इंटू के प्लस 1 और आगे प्लस 1 एज इट इज़, देन 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा। ये इक्वल किसके होगा, पहले मैंने n की जगह पे k पुट किया था, अब n की जगह पे k प्लस 1 डालना है, तो k प्लस 1 ओवर 3 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की है। अब देखें ये जो आपके पास k प्लस 1 वाली सीरीज़ है, ये आपके पास ये जो k प्लस 1 वाली सीरीज़ का जो भी यहाँ पे आंसर आया हुआ है, अगर मैं k प्लस 1 से एक स्टेप पीछे जाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखें ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये आपके पास है 0, ये आपके पास है k, ये आपके पास है k प्लस 1, ये आपके पास है k प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन। तो देखें अगर मैं k प्लस 1 से एक स्टेप पीछे आऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, k आएगा, फिर k से एक स्टेप पीछे आऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो k प्लस 1 से जब मैं एक स्टेप पीछे आऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो इस k प्लस 1 से एक स्टेप पीछे आके k मिलता है ना मुझे, तो मतलब है इस पूरे की जगह पे इससे अगर मैं एक स्टेप पीछे हूँ तो मेरे पास क्या होगा, k होगा, और k मेरे पास क्या थी, ये वाली सीरीज़ थी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। यही जो स्टेप्स हम परफॉर्म करें यही मैथमेटिकल इंडक्शन है बेसिकली। तो करना क्या आपने, देखें जो हमारी 1 वाली इक्वेशन थी और ये जो हमारी 2 वाली इक्वेशन बनी है, इसको मैं नाम दे दूंगा 2 का। इन दोनों इक्वेशंस में ये जो आपके पास है, एक ये वाली चीज़ और इसकी ये वाली चीज़, इन दोनों को आपने करना है ऐड, क्योंकि ये जो पीछे का सारा एक किसके इक्वल था, के इक्वल था। तो यहाँ पे मैं के अंदर उसको ऐड कर सकता हूँ ना, मतलब एक स्टेप पीछे हो तो आपके पास क्या पड़ा है, के पड़ा हुआ है, तो के की वैल्यू तो ये थी आपके पास जो आपने इक्वेशन में पुट की थी। तो इस के वाली को किसके अंदर ऐड कर दूंगा, इस वाले के आंसर में ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगर आपके पास आंसर इक्वल आ गया, इट मीन्स के इसके इक्वल आ गया, तो इट मीन्स आपके पास ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो अब देखें ये है आपके पास k ओवर 3 इंटू 2k प्लस 3, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, k ओवर 3 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ आपके पास उसके आगे क्या लिखी हुई थी, 1 ओवर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 और 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, अगर हम इसको मैच कर लें तो k ओवर 3 इंटू 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 और 1 ओवर 2k प्लस 1। ठीक है, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास जो इनका आंसर है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैं इनको ऐड करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास इनका आंसर इक्वल आता है। तो ऐड करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम लेना है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेने से पहले मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो k ओवर 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 ओवर, देखिए यहाँ पे 2k से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2k आ जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। आगे जो 1 पड़ा है वो एज इट इज़। यहाँ पे 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, आगे जो 3 पड़ा है वो भी एज इट इज़। ठीक है, देन k ओवर 3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 ओवर 2k, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे
2 + 3 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास आया हुआ है। तो एलसीएम देखें, एलसीएम ऐसे लेते हैं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें होती हैं उनको लिख लेते होती हैं। तो 2k + 5 2k + 3 इन दो में है तो इसको मैं एक दफ़ा लिख लूँगा, 2k + 3 को एक दफ़ा लिख लूँगा, 2k + 5 भी लिखा जाएगा क्योंकि वो दूसरी में नहीं है, होता तब भी एक दफ़ा लिख देते, और 3 तो सिर्फ इसमें है तो इसके साथ 3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 3 × 2k + 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो k के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k + 5। आई होप सो कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। देन आपके पास प्लस, देन मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको 1 × यानी कि देखें 2k + 3 2k + 3 से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 × और 3 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2k + 5 भी कैंसिल हो गया, 2k + 3 भी कैंसिल हो गया। तो अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। k × 2k आपके पास 2k² आ जाएगा, प्लस k × 5 5k आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, देन नीचे मेरे पास क्या होगा 3 × इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या इन दोनों को एज इट इज़ छोड़ दें आप क्योंकि ये आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे, 2k + 5। ठीक है, ऊपर वाले में आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है यानी फैक्टराइज करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए प्लस का। तो एक 3 है एक 2 है, इन दो को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आता है। तो 2k² प्लस 2k प्लस 5k प्लस 3k प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2k + 3 वाला एज इट इज़, और 2k + 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो में देखें, पहले दो में कॉमन क्या है, 2k कॉमन है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, पहले में से k रह जाएगा, अगले में से 1 रह जाएगा। इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं नीचे आऊँ तो आपके पास 3 × 2k + 3 ओवर 2k + 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो में देखें जो एलसीएम आपने लिया इसमें 2k + 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और k + 1 दोनों में सेम था तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 × 2k + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k + 5। ठीक है, अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, 2k + 3 2k + 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा k + 1 ओवर 3 × 2k + 5। ये आपके पास इसका आंसर आया है। अब इसको हम मैच करेंगे कि क्या जो हमारे पास पीछे इक्वेशन थी क्या ये उससे मैच कर रहा है। तो देखें k + 1 ओवर 3 × 2k + 1, अगर मैं इस 2 × k + 1 + 3 को सॉल्व करूँ ना तो 2k + 2 आएगा, उस 2 में 3 ऐड करूँगा तो 2k + 5 आ जाएगा। तो हमारा भी यही आंसर आया है, k + 1 ओवर 3 × 2k + 5। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा हैंस प्रूफ्ड। समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो देखें कितना आसान सा क्वेश्चन था और इसके फ्री के आपके पास मार्क्स थे, और ये इसका सॉल्यूशन जो था ये मैंने आपको सारा का सारा करवा दिया। अगर मैं इसमें नंबर्स की बात करूँ तो ये आपके पास पेपर के अंदर 7 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन का, और देख लें सिर्फ एक पेज का क्वेश्चन था। देन अब मैं आपको करवाऊँगा 14 मार्क का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ग्राफ आपको दे दिए, उसने 2 ग्राफ दे दिए हैं। हमने क्या करना है, जो सबसे पहला ग्राफ है ना उसको चेक करना है, उसमें ड्यूअल ग्राफ उसका क्या बनता है, मतलब पहले ग्राफ का जो फिगर नंबर ए है उसमें ड्यूअल ग्राफ क्या बनता है, और जो ग्राफ नंबर बी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, मतलब क्रोमेटिक नंबर देखना है, फिर उसके बाद हमने उसकी डिग्री देखनी है वर्टेक्स की, फिर हमने उसमें देखना है कि जो उसमें पाथ बन रहा है वो आइलर सर्किट है, आइलर पाथ है, हैमिल्टोनियन सर्किट है, हैमिल्टोनियन पाथ है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास W5 ग्राफ जो है वो इस ग्राफ में क्या बनता होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करूँगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी आपको समझ आएंगे, और इसको देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। सो देखें स्टूडेंट्स, यह आपको उसने ए पार्ट के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, और इसका आपने क्या चेक करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर ए है, इसके अंदर आपने चेक करना है ड्यूअल ग्राफ। ठीक है, एक ड्यूअल ग्राफ चेक करना है, क्रोमेटिक नंबर, वो फिर मैं दूसरी दफ़ा आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब देखें ड्यूअल ग्राफ कब चेक करना होता है या फिर हम कैसे चेक करते हैं। देखें ये जो आपको सिंपल ग्राफ दिया हुआ है ना, ड्यूअल ग्राफ चेक करने के लिए आपने 3 चीज़ें हमेशा जो है वो देखनी है। सबसे पहली चीज़ एज, दूसरी चीज़ वर्टेक्स, और तीसरी चीज़ है आपके पास रीजन। ठीक है, एज वर्टेक्स और रीजन। अब ये एज वर्टेक्स रीजन क्या होते हैं, देखें ये जो आपके पास एक नीचे लाइन देख रहे हैं सिंगल, ये जो आपके पास हर एक सिंगल लाइन जाके कनेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट पे, ये जो सिंगल लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं एज का।
ठीक है, ये एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एज है, ये भी, तो ये सारी सिंगल लाइंस आपके पास क्या हैं, एजेस हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारे के सारे एजेस आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखें, इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, वर्टेक्स का नाम दे दूँगा। इस तरीके से ये एक पॉइंट, ये भी आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स बोलते हैं वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास एजेस आपस में मिलते हैं, और एज क्या होता है, वो सिंगल लाइन होती है जिससे आप ग्राफ जो है वो ड्रा करते होते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स को बोल्ड कर लेना है। लाइक जहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उनको मैं ऐसे डॉट बना देता हूँ। ये भी वर्टेक्स है, ये भी एक 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 वर्टेक्स है, और ये वाला भी एक वर्टेक्स है, ठीक है। मैंने सारे के सारे वर्टेक्स को हाईलाइट कर लिए अपनी आसानी के लिए। अब हमें एजेस भी पता लग गए हैं, हमें वर्टेक्स भी पता लग गए हैं। थर्ड चीज़ है मेरे पास रीजन। रीजन बोलते हैं लूप को, लूप को, या इसको आप साइकिल भी बोल सकते हो। लूप वो एरिया होता है जहाँ पे कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन रहा हो, उस एरिया को हम क्या नाम दे देंगे, लूप का। अच्छा, ये जो एफ वाला है ना, इसको देखो, ये ना किसी एज के साथ कनेक्ट हो रहा है और ना ही ये किसी वर्टेक्स के साथ और जाके मिल रहा है, तो इसलिए ये एक आपके पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एफ़ वाला जो है। खैर, इस पर भी बात करूँगा मैं। अब रीजन देख लेते हैं। जैसे आप ये देखो, ये जो ई वाला सेक्शन है, इस ई वाले सेक्शन में आपके पास ये जो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, इसको मैं R1 का नाम दे सकता हूँ। R1 मीन्स रीजन 1, ठीक है। इस तरीके से ए का जो ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको मैं R2 कह सकता हूँ। डी के एरिया को मैं R3 कह सकता हूँ। सी वाले एरिया को मैं R4 कह सकता हूँ, इसको R4 कह देते हैं, और बी के एरिया को मैं R5 कह देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे ये मैंने रीजन्स लिया है, वहाँ पे मैं इस तरीके से एक पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ पे इसका पॉइंट और यहाँ पे इसका पॉइंट, ठीक है। अब आपने रीजन्स भी मेंशन कर लिए, आपको एजेस भी पता लग गए, आपको वर्टेक्स भी। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को, जो रीजन्स के पॉइंट है, इनको मैं पॉइंट भी बोलूँगा, रीजन भी बोलूँगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने रीजन के पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाना है कि आप सिर्फ एक एज को क्रॉस करो, ठीक है। जैसे R2 R1 से कब मिल सकता है, जब वो बीच में इस वाली एज को क्रॉस करेगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप इनको आपस में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपने ख़ास तौर पे सिर्फ एक एज को क्रॉस करना है। अगर वो एज ज़्यादा हुई तो फिर आप इनको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते या आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा R1 से, तरतीब से सबको कवर करेंगे, फिर बारी बारी जिसका जो नंबर आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे F देखो, F के अंदर भी आपके पास क्या एक बन रहा है, लूप बन रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, यहाँ पे R5 हो गए थे, इसको मैं नाम R6 का दे दूँगा, ठीक है। जब सारे के सारे रीजन्स कंप्लीट हो जाएं, तो एक बाहर भी रीजन होता है, उसको आप R7 का नाम दे सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारे इनर रीजन्स हैं, एक आपके पास आउटर रीजन होता है, वो जो ये, इनको आप मेंशन कर लोगे तो वो उनसे एक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं R1 पे हूँ, मैंने क्या करना है, R1 से R2 3 4 5 6 7 इन सब को जाके चेक करने कि क्या ये आपस में ज्वाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं देखता हूँ R1 से R2 पे, देखो दरमियान में एक ही लाइन आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मिला दूँगा, ठीक है। फिर R1 से R3 को देखते हैं, क्योंकि 2 तो हो गया, R1 से R3 के दरमियान भी एक एज आ रहा है, तो इसको भी इससे मिला दूँगा जाके। फिर R1 से R4 को देखता हूँ, अगर मैं इधर बाहर से हूँ तो एक एज ये है, फिर यहाँ से हूँ तो एक एज ये है, एक एज ये है, ये तो तीन एजेस आ रहे हैं, इसका मतलब मैं इसको नहीं मिला सकता। अगर मैं R2 के एरिया से चला जाऊँ तो एक एज इसका क्रॉस करूँगा, फिर आगे आके R4 वाली का भी एक एज क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब यहाँ पे R4 को मैं नहीं कनेक्ट कर सकता। फिर मैं आ जाता हूँ R5 पे, सेम वही काम है, इस R2 वाले एरिया से आऊँगा, R5 वाले एरिया में जाऊँगा तो 2 एजेस आ रहे हैं रास्ते में, तो इसको भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है R4 और R5 को कनेक्ट करने का। अगर मैं R6 की बात करूँ ना, तो R6 को कनेक्ट करने के लिए देखो, R2 का एक एज मैं क्रॉस करूँगा और एक R6 का एज है पहले से, तो 2 एजेस को क्रॉस करूँ, अगेन मैं इसको नहीं कर सकता। लास्ट रह जाता है R7, इधर भी मैं पॉइंट बना देता हूँ। R1 के अगर मैं बाहर वाले रीजन से जाऊँ, तो मैं जाके इस R7 को एज से, इस वाले पॉइंट से मिला सकता हूँ। अगर R2 वाले से जाऊँगा तो एक एज ये है, फिर एक एज अगेन ये है, और फिर जाके मिलेगा, तो 2 एजेस आ रहे हैं, तो मैं इनको नहीं मिला सकता। तो मैं क्या करूँगा, बाहर से जाके इसको इससे मिला दूंगा, ठीक है। तो मैंने कितने एज क्रॉस किए हैं, सिर्फ एक एज क्रॉस किया है। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आए ना, तो मैंने ड्यूअल ग्राफ के ऊपर एक और वीडियो भी बना के डाली हुई है, आप उसको भी देख लेना, तो आपको जो इसका आइडिया है वो बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो अब R1 कवर हो गया सबके साथ, अब R2 पे आ जाओ। R2 R1 से पहले ही मिला हुआ है। R2 को R7 से अगर मैं देखूँ, या चलो तरतीब से, R2 को पहले R3 से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से आऊँ ना, तो देखो डायरेक्ट सिर्फ एक एज है दरमियान में, और कोई भी एज नहीं है इससे मिलने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके इस एज से इसको मैं ज्वाइन कर दूँगा। अगर मैं
R1 वाले एरिया से आता है तो R1 का एक एज था, फिर R3 का भी एक एज था, तो दो एजेस थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले एज से आ गया। और कोई अगर मैं रास्ता देखूँ R3 की तरफ जाने का, अगर मैं बाहर से आऊँ तब भी दो एजेस हैं, अगर मैं किसी और रास्ते से हूँ तब भी मल्टीपल हैं। तो एक यही रास्ता था जिससे आपने R3 को कनेक्ट कर लिया। अब R2 को R4 से चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से आऊँ ना, बाहर से एक एज क्रॉस करके मैं इसे मिला सकता हूँ। तो यहाँ से आऊँगा और इसको इससे मिला दूँगा, ठीक है। तो ये R4 को मिला दिया। और कोई वे देखना आपने जहाँ से आप R4 को मिला सक रहे हो। और बल्कि स्टूडेंट देखें, R2 को अगर मैं यहाँ से आऊँ ना, यहाँ से लेके आऊँ और इधर से क्रॉस करूँ, तो एक एज ये क्रॉस हुआ, ये जाके किससे मिल जाएगा, R3 से। तो आपने हर पॉसिबल पाथ देखना है जिसके अंदर आपके हर एजेस कवर हो रही हों। तो R3 पे एक तो ये एज कवर हो रहा था, एक ये भी एज कवर हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक एज आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसको इसके साथ जाके मिला दूँगा, ठीक है। और कोई वे मेरे ख्याल में नहीं बचता। अब R2 से मैंने R4 को भी मिला दिया। इस तरीके से R2 से R4 का और कोई पाथ है, ये देखें, यहाँ से आऊँगा, एक एज क्रॉस किया, एक एज क्रॉस करके मैंने जाके इसको इससे मिला दिया। तो आपने हर पॉसिबल एजेस को देखना है। पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, पेपर के अंदर आप पहले इसको पेंसिल से बनाना रफ़ के ऊपर, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना अपनी आंसर शीट के ऊपर। सो R2 को R4 से मिला लिया, और कोई वे मेरे ख्याल में नहीं रहता। अगर मैं बाहर से भी आऊँ तो दो हैं, ठीक है। अब R2 से R5 को देखते हैं। एक तो रास्ता है बिल्कुल ये डायरेक्ट वाला, मतलब एक ही एज क्रॉस करके इससे आके मिला दूँ, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इधर से आऊँ, एक एज ये क्रॉस करूँगा, अंदर जाने के लिए एक एज इसका है, और अगर बाहर से आऊँ, बाहर से तो वैसे फिर मल्टीपल हो जाएंगे। तो R2 से बस एक यही एज था जिसमें हम R5 को मिला सकते थे। अब रहता है R नंबर 6। R6 पे जाने के लिए देखो, R6 R2 के ही रीजन में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक एज को क्रॉस करके इससे इसको मिला सकता हूँ, ठीक है। एक ही एज क्रॉस किया ना मैंने, रास्ते में और कोई एज नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इससे मिला दिया। अब मेरे पास रह गया लास्ट में R7। तो R7 मिलाने के लिए भी मैं रास्ते में सिर्फ एक एज क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसको इससे जाके मैं मिला दूंगा, सिंपल, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो R1 हो गया, R2 भी हो गया। अब आ जाते हैं R3 पे। ये R3 से आपका क्या क्या कवर हो चुका है। R3 से आपका R1 भी कवर हो चुका है, R3 से आपका R2 भी कवर हो चुका है, R3 से आपका बस R1 और R2 कवर हुए। अगर मैं R2 के बाद 3 की बात करूँ, 4 की, तो R2 से R4 तक जाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही एज क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि ये वाला एज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ से R3 से मैं R3 से एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, और R4 वाले एज को इससे जाके मिला दूंगा, क्योंकि दरमियान में एक ही एज आ रहा है। तो R3 से यहाँ से लाइन ड्रॉ की और इस पॉइंट पे जाके मैंने मिला दी, ठीक है। और कोई वे अगर R3 से R4 तक का नहीं, और कोई भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से आऊँ तो देखो, एक एज ये क्रॉस करूँगा, अगर ऊपर से घुमा के लाऊँ तो एक एज इसका है। तो एक ही एज हमने देखना होता है, ज़्यादा नहीं देखने होते। अब आ जाओ R5 पे। R5 तक पहुँचने के लिए एक एज इसका है, फिर एक एज इसका है, तो ये तो दो एजेस आ रहे हैं। और अगर ऊपर से जाऊँ तो एक एज इसका, फिर एक एज इसका, तो यहाँ पे भी दो एजेस आ रहे हैं। और अगर बाहर से आऊँ फिर तो मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब और कोई वे नहीं है R5 तक पहुँचने का। और R6 पे जाने के लिए फिर भी आपको मल्टीपल एजेस से गुजरना पड़ेगा, लाइक पहले ये R2 वाला एज और फिर आपको R6 वाला, तो इससे भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। लास्ट मेरे पास ऑप्शन रह जाता है R7 का। R7 को कनेक्ट करने के लिए देखो, एक ही एज है दरमियान में R3 का, इससे निकलूँगा और यहाँ से जाके मैं इसको इससे मिला दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, R3 से R7 को मिला दिया। तो हमारा R3 भी कवर हो गया, R1 भी R2 पे। अब आ जाते हैं R4 पे। R4 से हमारा क्या क्या कवर हो चुका है। R4 से मेरा R3 कवर हो चुका है, R4 से मेरा R2 कवर हो चुका है, R4 से मेरा R1 नहीं कवर हुआ। तो इसको देखूंगा कि R4 से R1 कवर होता है या नहीं होता। अगर मैं इस एज को क्रॉस करूँ ना, तो इस एज को क्रॉस करके ऊपर एक और एज आ रहा है, तब भी मैं R1 पे जा सकता हूँ ना, यानी मैंने हर पॉसिबल पाथ को देखना है। तो मल्टीपल एजेस आ रही हैं, इसका मतलब R4 से R1 नहीं कनेक्ट हो सकता। फिर R4 से R5 को देखता हूँ, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखें एक ही एज है R5 का, यानी ये जो B वाला है एक ही एज है, इससे मैं डायरेक्ट यहाँ से पास करके इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। R4 से R5 को कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में एक ही एज आ रहा है। अब R4 से R5 को कनेक्ट करने के बाद और कोई पाथ देखना है। अगर मैं ऊपर से जाऊँ तो एक एज इसका आ रहा है, एक एज इसका आ रहा है, तो दो एजेस है, नहीं कर सकता। और कोई पॉसिबल पाथ कोई भी नहीं है। खैर, अब R5 भी हो गया। R6 को देखते हैं। तो R6 तक पहुँचने के लिए मुझे एक एज ये क्रॉस करना पड़ेगा, एक एज इसकी अपनी बॉडी का,
तो ये तो 2 एजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको भी नहीं कर सकता। और R7 की तरफ अगर मैं जाऊँ तो एक एज इसका क्रॉस करना पड़ेगा, एक एज इसका क्रॉस करना पड़ेगा, तो 2 एजेस आ जाएंगे। अगर बाहर से आऊँ तो एक एज इसका, एक एज नहीं, एक एज इसका, एक एज इसका, तब भी 2 ही आ रहे हैं। मतलब और कोई पाथ नहीं है जिसमें मैं R4 को R7 से मिला सकता हूँ। अब R5 को देखते हैं। R5 से R4 कनेक्ट है, R5 से R2 कनेक्ट है, R5 से और क्या चीज़ कनेक्ट है, और कुछ भी नहीं है। तो R5 से R6 को देखते हैं, कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं इससे डायरेक्ट जाऊँ तो एक एज ऊपर इसका आ रहा है, एक एज इसका आ रहा है, तो मैं नहीं कर सकता। और अगर R5 से, अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको क्वालिटी नहीं नज़र अच्छी नहीं लग रही तो आप सेटिंग्स में जाके क्वालिटी को बेहतर कर लें। और अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो आप जूम करना स्क्रीन को, या आप इसको जूम करके देख सकते हो। तब भी अगर ना समझ आए तो एक वीडियो दूसरी आप देख लेना ड्यूअल ग्राफ की, मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, तब भी आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स ग्राफ है, वहाँ पे मैंने एक इजी एग्जांपल से समझाया था, तो वहाँ पे आपको आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा। खैर, अब R5 से R6 नहीं हो सकता, 2 हुआ है, 4 भी हुआ है, 3 देखता हूँ। 3 तक पहुँचने के लिए एक R5 का, यानी ये B वाला एज, और रास्ते में एक C का भी एज आ रहा है, और फिर D का भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब D वाला। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं कर सकता। अगर कोई और अल्टरनेटिव देखूँ तो ऊपर से घुमा के लेके जाऊँ, यहाँ से R5 से ये लाइन खींचूँ, तो मेरे पास R5 से R1 तक जाने के लिए कोई भी बीच में रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद R7 को अगर मैं देखूं तो R7 के लिए भी मुझे मल्टीपल रास्तों से गुजर के जाना पड़ेगा, तो मतलब बीच में एजेस काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसको भी मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। लास्ट मेरे पास R6 और R7 बच जाते हैं। अब R6 को अगर देखूँ तो उससे R2 कनेक्ट है। 5 की तरफ जाऊँ तो एक एज, इसे देखो आप एक एज से इसके निकलोगे, बाकी हर एज तक पहुंचने के लिए आपको एक ना एक एज क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो R6 पहले से एक एज के अंदर बंद है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई ना कोई एज तो क्रॉस करना पड़ेगा ना ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे तो 2 एजेस आ जाएंगे। इट मीन्स कि ये अंदर वाले लूप में किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर बाहर वाले की बात करूँ तो ये अपने भी एज से निकलेगा, और इस 2 वाले को भी जब क्रॉस करेगा तो 2 एजेस आ जाएंगे, तब भी ये नहीं ज्वाइन कर सकता। इसका मतलब R6 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ R2 से ही कनेक्ट हो सकता है, जो उसका अपना लूप के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन रह गई R7। R7 को देख लेते हैं, ये R1 से भी कनेक्ट है, ये R2 से भी कनेक्ट है, ये R3 से भी कनेक्ट है। R4 से अगर मैं देखूं तो एक एज इसका क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक एज इसका, तो मल्टीपल आ रहे हैं। अगर नीचे से जाऊं तो एक एज इसका, फिर एक एज इसका, तब भी मल्टीपल आ रहे हैं। R5 तो वैसे ही उसके अंदर नेस्टेड है, तो उस तक पहुंचने के लिए भी मल्टीपल पाथ्स हैं। और R6 से R7 नहीं हुआ तो R7 से भी R6 नहीं होगा। तो इतनी डिबेट करने के बाद जो ये आपके पास फाइनल ब्लू कलर से ग्राफ बना है ना, ये आपके पास इसका ड्यूअल ग्राफ है। ठीक है, पेपर में बना के आना, इसे आपके फ्री के मार्क्स हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ लेना, या उस वीडियो का एटलीस्ट देख लेना जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया होगा, वो भी इसी की ड्यूअल ग्राफ की वीडियो है। ठीक है, ये इसका आपने ड्यूअल ग्राफ जो है वो चेक कर लिया। अब जो दूसरी चीज़ उसने आपसे पूछी थी वो था क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने वही वाली ड्रॉ की है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी थी, इस वजह से मैंने नेक्स्ट पेज पे बड़ी करके पहले आपको ड्युअलिटी समझाई थी, अब मैं आपको क्रोमेटिक नंबर बताता हूँ। देखें, क्रोमेटिक नंबर के लिए आपने क्या करना होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर चेक करने के लिए आपने देखना होता है कि कितने कलर्स, मिनिमम कलर्स जो हैं वो आपके इस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं, यानी कि मैं लिखूँगा मिनिमम कलर्स। अब देखें, अगर तो आपके पास प्रिंटेड पेपर आता ना कलर के अंदर, तो ये जो पॉइंट्स थे आपके पास जिन पे अभी मैंने आपको समझाया वर्टेक्स का, इन वर्टेक्स को अगर वो कलर्स के साथ लेबल करके भेजता तब तो आपके पास बहुत आसान था क्रोमेटिक नंबर को फाइंड करना। लेकिन अब जो पेपर आपके पास आएगा उसमें तो ये वर्टेक्स तक नहीं बने होंगे, तो आपको वर्टेक्स भी खुद बनाने पड़ेंगे। तो खैर, अब हम पहले कलर को समझ लेते हैं, कलर किस तरीके से बनाना है, फिर मैं आपको बताऊँगा उसमें मिनिमम नंबर्स क्रोमेटिक के क्या आते हैं। तो देखें, मैं स्टार्ट करूँगा R1 से। R1 की ये वाली जो एज है ना, जिसके ऊपर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस R1 वाली एज को मैं नाम दे देता हूँ रेड का। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो कलर्स में से, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इस वाली एज को क्या नाम दे दिया है, रेड का नाम दे दिया है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि इस R1 वाली एज से जो एजेस और मिल रही हैं, कौन कौन सी मिल रही है, देखो R1 से एक R2 की एज मिल रही है, एक ये वाली भी एज मिल रही है, और इस R1 वाली लाइन से एक ये वाली भी एज मिल रही है, ये वाली एज भी मिल रही है। तो एक ये वाली एज, एक ये वाली एज, एक ये वाली, ये 4 एजेस वो हैं जो कि इस R1 वाली एज से मिल रही हैं।
कैसे देखो वर्टेक्स के साथ ही ज्वाइन हो रही है ना, इससे ये वर्टेक्स भी और नीचे से अगर आऊँ तो इससे ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। तो एक पहले मैंने काम किया, उसको रेड का नाम दे दिया, कलर का नाम दे दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये R1 वाली जो एज है ये आगे किसके साथ कनेक्ट है, तो मुझे पता लगा ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो R1 जिस एज के साथ भी कनेक्ट है उसको आपने इस कलर का नाम नहीं देना, उसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे R1 किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। R1 की एज ये सिर्फ ये वाली है, ठीक है, ये वाला जो आपके पास सर्कल बन रहा है ये वाली एजेस हैं। तो ये वाली एज आगे इस वाली एज के साथ भी मिल रही है, मतलब इसको भी मैं डी का नाम नहीं दे सकता। लेकिन इससे आगे ये वाली जो एज है ना, ये तो नहीं कनेक्ट हो रही ना, तो इसको मैं रेड का नाम दे सकता हूँ। तो जो सी वाला ब्लॉक है इसको मैं नाम दे दूंगा रेड का, ठीक है। मतलब देखें, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करना है, पहले एजिस को सेलेक्ट कर लेना है। मैं R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ या ई से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ई से स्टार्ट करूँ तो ई वाली एज ये है आपके पास, ठीक है, ये जो एक कंप्लीट ऐसा सर्कल सा बना हुआ है आधा। तो इस सर्कल के अंदर आपने देखना है कि पहले इसको एक नाम दे देना है। मैंने इसको कलर दे दिया रेड। आपने इस रेड कलर को आगे देखना है कि ये वाली एज जो है, ये पूरा का पूरा सर्कल जो था, ये आगे किसी और एज के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिल रहा है। एक इस एज के साथ मिल रहा है, एक इस एज के साथ मिल रहा है और एक इस एज के साथ मिल रहा है। ये 3 एजेस आ रही है ना रास्ते में इनसे मिलने के लिए, तो इन 3 एजेस को छोड़ देना है। आगे देखना है कोई और एज है जो R1 से ना मिल रही हो। तो हाँ, सी वाली एज थी जो कि R1 से नहीं मिल रही थी, क्योंकि R1 की बॉडी सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। उसके आगे सी वाला पोर्शन आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, रेड का नाम दे दिया। सेम अब आपने देखो सी वाले को किसका नाम दिया हुआ है, रेड का। तो सी से देखना है और कोई वर्टेक्स जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा हो उसको आपने रेड का नाम नहीं देना। तो सी वाली से ये एक लाइन है, इसको आप रेड का नाम नहीं दे सकते। सी वाली से सी वाली रीजन के अंदर ये एक वर्टेक्स है, इसको आप रेड का नाम नहीं दे सकते, इसको भी आप रेड का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इनको पहले ही हमने रेड के साथ लेबल कर दिया है। अब ये जो बी वाला है ना दरमियान में आपके पास, इस बी वाले को आप लेबल कर सकते हो रेड से, क्योंकि ये R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इस बी वाले को भी किसका नाम दे दूँगा, रेड का नाम दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा और R1 देखो F के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ, तो इस F वाले को मैं क्या नाम दे दूँगा, रेड का नाम दे दूँगा, ठीक है। ये कलर स्कीम आपने सिर्फ समझनी है। वो एज जो डायरेक्टली किसी और एज के साथ कनेक्ट ना हो उसको आपने सिंपल कलर का नाम दे देना है, ठीक है, सेम कलर का नाम। अब बारी आ जाती है इस वाले की, जो कि R2 वाला है, मतलब ए वाला एरिया। इस ए वाले एरिया की एज को मैं नाम दे रहा हूँ लेट से ग्रीन का या ब्लू का नाम दे देते हैं, आप कोई भी दे सकते हो। इसको मैंने किसका नाम दे दिया, ब्लू का नाम दे दिया, और इस वाली एज को मैंने किसका नाम दिया था, रेड का। अभी जो ब्लू वाली एज है ना, इसको देखना है डायरेक्टली किससे जाके मिल रही है। एक तो R1 था, उसको तो हमने कर लिया कंप्लीट। यहाँ से देखें ये वाली एज है, ये इसका पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। इस सर्कल के साथ ये एक डी वाला एरिया है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। उसके अलावा इस एज के साथ और ये वाली लाइन ये भी कनेक्ट हो रही है। और यहाँ से आऊँ अगर मैं आगे की तरफ, तो ये वाला एरिया है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। ये सारा का सारा आगे हमने कवर किया हुआ है रेड से। तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, ब्लू का नाम दे दिया। अब ये आगे किसी और एज से कनेक्ट हो रहा था, तो उसको मैं ब्लू का नाम नहीं दूंगा। कोई ऐसा सेपरेट नहीं रहता जिसको मैं नाम यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो और कोई नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ R3 पे। R3 का एरिया ये वाला था जो डी का एरिया था। इस डी वाले एरिया को मैं नाम किसका दे दूंगा, इसको लेट से हम नाम दे देते हैं ग्रीन का। अगर मैं ब्लू से इसको जोड़ता ना तो नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि देखो जो ब्लू वाला है इसका वर्टेक्स यहाँ पे मिल रहा है इसकी एज के साथ। तो जो जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही होती है उसको हमने नई नाम देना होता है, उसको हम नया नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको नया नाम किसका दे दिया, ग्रीन का। तो R3 को नया नाम किसका मिला, ग्रीन का। अब देखते हैं मेरे पास रह क्या क्या गया है। मेरे पास R2 का एरिया भी कवर है, R1 का एरिया भी कवर है, R3 का एरिया भी कवर है, 4 का एरिया भी कवर है, 5 का एरिया भी कवर है, और सारे एरियाज़ कवर हैं बस, और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें ये सारे मेंशन कलर कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इन सब कलर्स को काउंट कर लेना है। देखें रेड 1, रेड 2, रेड 3, फिर ग्रीन 1 और ब्लू 1। तो आपके पास टोटल्स कलर यहाँ पे कितने यूज़ हो रहे हैं। रेड को 1 कर लो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और ग्रीन का 1, ब्लू का 1। तो टोटल्स यहाँ पे आपके पास क्रोमेटिक नंबर में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये आपके पास इसका आंसर है क्रोमेटिक नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एटलीस्ट समझ आ गया होगा पेपर में किस तरीके से करना है। सो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक छोटा सा ग्राफ बना के क्रोमेटिक नंबर जो है वो ग्राफ का निकालना सिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में बता दिया है डिटेल में, क्योंकि अब ये वाली एग्जांपल हमारी थोड़ी सी
मुश्किल थी, तो मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका समझ आ जाए। अब देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन तीनों को आपस में मिला देता हूँ। ये सिर्फ कोई भी ग्राफ आप ले सकते हो, अपनी आसानी के लिए मैं आपको सिर्फ कोई भी ग्राफ पे भी रैंडमली बना के दिखा रहा हूँ। अब देखें, ये आपके पास ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। सबसे पहले ए से ई पे मैं इसको नाम दे देता हूँ रेड का, ठीक है। ए से ई वाली को मैंने किसका नाम दे दिया है, रेड का नाम दे दिया है। अब इसको देखना है कि ये जो ए वाली वर्टेक्स है ये किस किस के साथ मिल रही है। ए वाली वर्टेक्स सी के साथ भी मिल रही है, बी के साथ भी मिल रही है, डी के साथ भी मिल रही है। इसका मतलब इन तीनों को मैं ये कलर नहीं दे सकता। अब मैं बी पे आ जाता हूँ। बी को मैं कलर दे दूँगा, लेट्स से जी लिख रहा हूँ या ग्रीन लिख देता हूँ। इस बी को मैं कौन कौन सा कलर किस किस को कर सकता हूँ, मतलब देखें, बी वाली लाइन डी के साथ भी कनेक्ट हो रही है, बी वाली लाइन सी के साथ भी कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये कलर भी मैं किसी और को नहीं दे सकता। इस तरह से डी को मैं दे देता हूँ पिंक। ये पिंक भी आगे किसी को नहीं मिल सकता, एक ही वर्टेक्स रहती है जो कि सी वाली है, इसके साथ नहीं मिल सकता, तो सी को मैं येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास क्रोमेटिक नंबर आया है, सी से डिनोट कर रहा हूँ, वो आपके पास क्या आया है, 4 आया है। अगर इन केस कोई चीज़ रिपीट होती, लाइक यहाँ पे भी रेड होता, यहाँ पे भी रेड होता, तो इन तीनों रेड को मैं 1 टाइम काउंट करता, प्लस ये पिंक आ जाता, तो इसका क्रोमेटिक नंबर आपके पास 2 आ जाता, ठीक है। डेफिनेशन याद रखनी है कि आपके पास मिनिमम कलर्स आपने उसमें से चूज़ करने हैं, सही। इसके बाद अगर मैं एक और ग्राफ बना लूँ, क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसे ही बन जाए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। अब देखें, ए से बी वाली लाइन जो है इसको मैं नाम दे रहा हूँ रेड का, ठीक है। अब ये जो ए से बी, ए वाला पॉइंट है, ये और किसी लाइन से मिल रहा है। ए वाला एक तो बी से मिल रहा था ना, इसको हमने कलर कर लिया। ए से डी भी मिल रहा है, मतलब इसको मैं येलो रेड नहीं दे सकता। ए से ये वाली लाइन भी जा रही है, इसको भी मैं रेड नहीं दे सकता। ए से आगे ये वाली जो लाइन है ना, बी से सी वाली, इसको भी मैं रेड नहीं दे सकता, क्योंकि देखो जो ए से बी का एरिया है ये भी इसके साथ मिल रहा है। लेकिन ये जो ए से डी से सी वाली लाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे कलर रेड दे सकता हूँ, क्योंकि देखो ए से बी को मैंने जोड़ा हुआ है ना, ए से इसका शेड तो इसके एडजेसेंट आ रहा है, लेकिन डी और सी के एडजेसेंट नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कलर रेड वाला दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ए और डी को देखें, ए डी को मैं कलर दे देता हूँ पिंक, ठीक है। ये ऊपर वाले से हो गया, ये इस वाले से हो गया। अब पिंक वाला है ना, तो ये इसके साथ मतलब कि एडजेसेंट है इस वाली वर्टेक्स के, तो एज के, तो इस एज को मैं पिंक नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं बी सी वाली एज की बात करूँ, क्योंकि वो डिफरेंट साइड पे है ना, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ पिंक का, ठीक है। PIN के, इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग। अब ये जो दरमियान में एक रहती है, इसको मैं ब्लैक ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये तो आगे किसी के साथ और नहीं कनेक्ट हो रही। तो इस केस में देखें, 2 रेड थी तो एक रेड आ जाएगी, 2 पिंक थी एक पिंक आ जाएगा, और एक ब्लैक था तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। तो इस केस में जो आपके पास क्रोमेटिक नंबर आया वो क्या आया है, 3 आया है, ठीक है। आई होप कि अब आपको क्रोमेटिक जो है वो आराम से निकालना आ जाएगा किसी भी ग्राफ का। देन हमें इसका एक बी पार्ट गिवन है, मैं जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट है, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये 2 आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ पे भी एक इस तरीके से सर्कल टाइप लूप बना हुआ है, और यहाँ से एक ये एज इस तरफ जा रहा है। मैं इनको एरो भी दे देता हूँ, क्योंकि उसने हमें डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर आपको एरो भी मेंशन होते हैं कि किस डायरेक्शन में आपने ग्राफ में मूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ। ये यहाँ पे अब इनको मेंशन करना है। ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। ये उसने आपको ग्राफ दे दिया है। अब हमने क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे चेक करना है EULER, आइलर, पाथ और सर्किट, ठीक है, ये फाइंड करना है। और फिर हमने चेक करना है हैमिल्टोनियन, पाथ और सर्किट, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। और उसने हमसे एक और चीज़ भी पूछी है, इसकी डिग्री क्या है, वर्टेक्स की डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। ये भी उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मेरे पास ये टोटल 3 चीज़ें हैं जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट वाले बतानी है। 14 मार्क का ये आपके पास टोटल था। ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया, अब इसका बी पार्ट है। देखें, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ आइलर पाथ। आइलर पाथ चेक करने के लिए क्या ट्रिक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइलर पाथ
जब भी आइलर पाथ की बात आएगी ना तो आपने देखना है कि आपने ऑल एजेस को कवर करना है, ऑल एजेस को कवर करना है एक ही बारी में, एट वंस। ठीक है, जब भी आइलर पाथ की बात आए तो आपने हर एज को कवर करना है एक ही दफ़ा में। एज कौन सा होता है? ये जो लाइंस हैं, ये आप देख रहे हो, ये लाइंस आपने सारी की सारी कवर करनी है एक ही दफ़ा में। ऐसा पाथ ढूंढना है जिसको मैं एक ही दफ़ा में कवर कर लूँ। ठीक है, और आइलर सर्किट कब बनता है? जब आप कंप्लीट एक साइकिल बना लेते हो तमाम एजेस का, कंप्लीट साइकिल ऑफ एजेस एट वंस। मतलब कि मैं एक पॉइंट से शुरू करूं और पूरा घुमा फिरा के सारे एजेस को कवर करके उसी जगह पे पहुंच जाऊं, तो इस चीज़ को मैं क्या नाम दे दूंगा? आइलर सर्किट का। और पाथ में क्या होगा कि आप एक एज से शुरू करो और सारे एजेस को अपने कवर कर लो, बेशक उसमें जहां मर्जी आपका स्टॉप हो जाए। पाथ बेशक आप पूरा का पूरा साइकिल ना कंप्लीट हो, लेकिन पाथ आपने पूरा ट्रेस करना हो, तो वो आपके पास क्या होता है? आइलर पाथ होता है। देखिए मैं दोनों आपको कवर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आइलर पाथ देखते हैं। आइलर पाथ है वो कह रहा है कि आपने एट वंस एक ही दफ़ा में सारी की सारी एजेस को कवर करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए से। देखो मैं ए से बी की तरफ आया, बी से सी की तरफ आया, सी से डी की तरफ आया, डी से ई की तरफ आया, ई से गया वापस सी की तरफ, सी से वापस आया ई की तरफ। अब ई से आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है। आप एरो देख रहे हो, ये नीचे की तरफ है और ये इसकी तरफ आ रहा है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ए से तो मेरा फेल हो गया। मैं बी से चेक करता हूँ। बी से गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वापस यहाँ पे आके फंस गया। इसका मतलब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना सामने जाने का। एफ़ से चेक कर लेते हैं। एफ़ भी आपके पास एक वर्टेक्स है। ठीक है, एफ़ से चेक करूँ तो यूँ गया, यूँ आया, यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है आगे। और अगर मैं यहाँ से एफ़ से यूँ जाके बल्कि नहीं, तो इसको आप जैसे मर्ज़ी ट्राई कर लो, जो मर्ज़ी पाथ कवर कर लो, उसके अंदर ये आइलर पाथ नहीं कवर हो रहा, क्योंकि एक ना एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर आप जाके फंस रहे हो, आप आगे नहीं मूव कर सक रहे। ठीक है, तो इस केस में आपके पास आइलर पाथ नहीं बन रहा इस ग्राफ के अंदर। ये आंसर बता रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का, आइलर पाथ वाले का। और आइलर सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट साइकिल बनाना है आपने, किसी भी एज से शुरू करो। लाइक मैं अगर ए से शुरू करता हूँ ना, तो वापस घुमा फिरा के मैंने कहाँ पहुँचना है? वापस ए पे पहुँचना है। तो इसको भी आप करके देखो, आपके पास कोई भी ऐसा साइकिल नहीं बनेगा जिसके अंदर आप एक पॉइंट से शुरू करो तो दूसरे पॉइंट पे पहुँच सको, क्योंकि अगर आपका पाथ ही नहीं बन रहा तो सर्किट कैसे बनेगा? ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ट्रैवर्स करके इसको देखना है। ट्रैवर्स बोलते हैं ग्राफ को पूरा एक दफ़ा यूँ विजिट करना, हर एक एज को, हर एक वर्टेक्स को जा के आपने उसके ऊपर से पाथ को चेक करना है। ठीक है, तो सर्किट में देख लें, अगर मैं ए से शुरू करूँ, अगेन ए से बी की तरफ जाऊँगा, बी से ई की तरफ भी आ सकता हूँ, ई से वापस सी की तरफ, सी से वापस ई पे आगे मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि ई से आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस केस में आपके पास आप जैसे मर्जी ट्राई कर लो, आइलर सर्किट भी आपके पास फेल हो जाएगा। ठीक है, आइलर पाथ भी नहीं बनेगा, आइलर सर्किट भी नहीं बनेगा। ठीक है, आपने इसको कंप्लीट ट्रैवर्स करके देख लेना है। अब एक चीज़ है डिग्री, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा पाथ चेक करने का। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? हर एक वर्टेक्स की डिग्री निकाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिग्री किस किस की है, कितने वर्टेक्स हैं आपके पास? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ़ है। इनकी डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ए की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, आपने वो वर्टेक्स देखने हैं जिसकी तरफ एजेस आ रहे होते हैं। तो इस ए वाले के ऊपर कितने एजेस आपके पास आ रहे हैं? इस ए वाले के ऊपर एक ये वाला एज आ रहा है बी वाली लाइन का, और एक एफ़ वाली लाइन का आ रहा है। तो ए की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बी की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो बी की तरफ एक ये वाली लाइन आ रही है और कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो बी की डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, सी की डिग्री कितनी होगी? सी ये है, इसकी तरफ एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। डी की एक ये लाइन आ रही है और कोई भी नहीं है, तो डी की डिग्री 1 होगी। ई की डिग्री, ई पे देखो एक यहाँ से लाइन आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक इधर से और एक इधर साइड से, तो ई की डिग्री कितनी हो गई? 4। फिर एफ़ रह जाता है, एफ़ के देखें तो एक ही आ रही है एज और कोई भी एज नहीं आ रही, तो एफ़ की डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, ये आपने सारे एजेस निकाल लिए और सॉरी डिग्री उसकी फाइंड कर ली, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अब इस डिग्री से ही आपको पाथ का भी आंसर मिल जाएगा, आइलर पाथ का। वो कैसे मिलेगा? देखें, अगर आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर्स के अंदर, अगर आपके पास जो डिग्री आई है उस डिग्री के अंदर आपके पास जो ऑड नंबर के अंदर या तो 0 आता है या तो 2 आता है, देन आपके पास क्या होगा? आइलर पाथ होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? देखें, अभी जितने भी आपने वर्टेक्स निकाले हैं, इसमें कितने नंबर्स ऑफ ऑड आ रहे हैं? एक ये ऑड आ रहा है, एक ये ऑड आ रहा है, एक ये ऑड आ रहा है।
3 ऑड्स आ रहे हैं ना, अगर तो वो ऑड 0 आता, मतलब कोई भी ऑड ना होता, या तो ऑड आपके पास 2 आता, देन आपके पास वो पाथ कंफर्म क्या था, आइलर पाथ था। अभी इस केस में आपके पास ये आइलर पाथ नहीं है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी आइलर पाथ चेक करने की, कि जो डिग्री आपने निकाली है उसमें देखना है कि आपके पास कितने वो हैं जो कि ऑड आए हैं। अगर तो वो 0 हैं तब भी वो आइलर पाथ है, अगर वो 2 हैं तब भी वो आइलर पाथ है। अगर वो 2 से ज़्यादा हैं या 0 से अगर 1 भी होगा ना, तब भी वो आइलर पाथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो इस 3 से पता लग रहा है कि ये आइलर पाथ नहीं है, और ऊपर मैंने आपको ट्रैवर्स करके भी दिखा दिया कि ये मेरे पास आइलर पाथ नहीं बना रहा, ठीक है। नेक्स्ट अब चीज़ है मेरे पास हैमिल्टोनियन, HAMIL, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। हैमिल्टोनियन पाथ में क्या करना है, देखें इसमें आइलर पाथ में मैंने ऑल एजेस को कवर करना था एक दफ़ा में, और HAMILTANION हैमिल्टोनियन पाथ के अंदर क्या करूँगा और हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या करूँगा। देखें आइलर पाथ में मैंने हर एज को कवर करना था एक ही बारी में, हैमिल्टोनियन पाथ में मैं क्या करूँगा, ऑल वर्टेक्स को कवर करूँगा एक ही बारी में, ऑल वर्टेक्स एट वंस, ठीक है। और आइलर सर्किट में क्या किया था हमने, एजिस को एक ही दफ़ा में ट्रैवर्स करके कंप्लीट साइकिल बनाना था, तो इसमें वर्टेक्स को मैंने कंप्लीट करना है, वर्टेक्स का साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। अब हैमिल्टोनियन पाथ, इसकी ट्रिक कोई नहीं है क्योंकि वो आइलर पाथ के केस में था, अगर आपके पास डिग्री 0 या 2 में हो तो वो आइलर पाथ बनता है। तो इसको ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। अगर आप वर्टेक्स से शुरू करो और वर्टेक्स पे ही वापस पहुँच जाओ तो इस केस में आपके पास वो क्या होगा, सॉरी किसी भी वर्टेक्स से शुरू करो और आप उसको पूरा का पूरा कवर कर लो तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, पाथ। और अगर आप किसी एक वर्टेक्स से शुरू करो वापस घूम के उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओ कंप्लीट ग्राफ के, तो वो आपके पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हैमिल्टोनियन पाथ देख लेते हैं। लाइक इसमें भी सेम वही काम है, सिर्फ वर्टेक्स से शुरू करना है। पहले मैं एजिस को ले रहा था, अब वर्टेक्स को देखना है। अगर मैं ए वर्टेक्स से शुरू करूँ तो ए से बी, बी से, इसमें वही है, आप ई पे आके वापस फंस जाओगे, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस केस में हैमिल्टोनियन पाथ भी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। और अगर सर्किट की बात करूँ तो अगर आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू करो ना तो आप घूम फिर के इस वर्टेक्स के ऊपर वापस नहीं आ सकते। अगर आप बी से शुरू करके देख लो, सी से, आप इसको ट्रैवर्स करके देखो, आप वापस उस पॉइंट में नहीं पहुंचोगे। तो अगर आप उस पॉइंट में नहीं पहुंच सक रहे तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास हैमिल्टोनियन सर्किट भी इसका नहीं बनता, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, आइलर पाथ का, आइलर सर्किट का, डिग्री का, और हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट का, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन डायरेक्टेड है, इसमें आपको उसने एरो लगा के आपके लिए काम आसान कर दिया कि आपने किस तरीके से कहाँ पे मूव करना है। अगर एरो ना होते ना फिर हमारी अपनी चॉइस थी, लाइक अब हम ई पे आके फंस रहे हैं, ना हम ऊपर जा सकते हैं ना इस तरफ जा सकते हैं। अगर एरो ना होते तो फिर हम यूँ भी जा सकते थे, यूँ भी जा सकते थे, तब हम एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि ग्राफ हमारे पास डायरेक्टेड है तो इस केस में ये आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है, ना आइलर पाथ है, ना आइलर सर्किट है, ना हैमिल्टोनियन पाथ है, ना हैमिल्टोनियन सर्किट है, ठीक है। ये इसका आंसर था आपके पास। देन अब मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग का क्वेश्चन है। इसको देख लेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग, ठीक है। इसमें जो आपके सबसे पहला पार्ट है, इसके 5 पार्ट्स हैं, मैं 5 के 5 आपको भी सॉल्व करके बता दूंगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले में देखें, उसने आपको बोला कि मेरे पास 35 पीपल्स हैं जिनमें से मेरे पास 10 जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमने उनकी रेशो बतानी है। या क्वेश्चन जो भी उसने दिया होगा उसको आप रीड करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। मेरे पास फार्मूला होता है C ऑफ NK इज़ इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई K फैक्टोरियल इंटू N माइनस K फैक्टोरियल, ठीक है। इस केस में n क्या होगा, n होगा आपके पास जितने नंबर ऑफ उसने आपको पीपल दी हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। इस केस में मेरे पास कितने पीपल्स हैं, टोटल 35 हैं। और k किसको डिनोट कर रहा है, वो नंबर ऑफ पीपल जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं, नंबर ऑफ पीपल जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कितने सिलेक्ट हो चुके हैं, 10 सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और n फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ये तो फैक्टोरियल है, सिंपल उनका फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, C ऑफ n मेरे पास है 35, k है मेरे पास 10, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा तो 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस 10 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13, 35, 79, 39, 6। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का। देन आपके पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको ये कह रहा है कि
14 मैन है आपके पास, ठीक है, 9 आपके पास वुमेन है। हमने क्या करना है, सबसे पहला उसने केस आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ उसका सोल्यूशन करके दे रहा हूँ। पहला केस है आपके पास 3 मैन होंगे और आपके पास 2 वुमेन होंगी, क्योंकि हमने 5 का सेट जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें हम यूज़ करेंगे कम्बिनेशन को, ठीक है। कम्बिनेशन कैसे बनेगी, देखें मैन के केस में मैन कितने थे टोटल 14, तो 14C3, क्योंकि मैन कितने सेलेक्ट करने हैं 3, 14 में से इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। वुमेन कितनी है टोटल 9, कम्बिनेशन कितनी वुमेन हमें चाहिए 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 14C3 का आंसर आएगा 364 और 9C2 का आंसर आएगा 36। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 13,104, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा केस है, उसमें कह रहा है 4 मैन आपने लेने हैं और 1 वुमेन आपने लेनी है, ठीक है। अब 4 मैन है तो 14C4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 वुमेन है तो 9C1 से, इसको कैलकुलेट करोगे तो 14C4 का आंसर आएगा आपके पास आई थिंक सो 1001, 9C का आंसर आएगा 9, इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 9009 आ जाएगा, ठीक है, 9009 आ जाएगा। आपके पास तीसरा केस उसने बोला हुआ है कि सिर्फ 5 मैन नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, 5 मैन होंगे। अब वुमेन यहाँ पे नहीं है तो कम्बिनेशन सिर्फ किसकी ली जाएगी, मैन की ली जाएगी, तो यहाँ पे कम्बिनेशन कितनी बन जाएगी 14C5, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2002, ठीक है। लास्ट में जो सारी की सारी आई हैं इनको टोटल कर लेना है, टोटल इक्वल टू पहली आई है 13,104, इसमें ऐड कर लो 9009 को, इसमें ऐड कर लो 2002 को, तो जो आपके पास इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो आएगा 24,115, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। और ये पहले वाले का आंसर था। देन इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हम कह रहे हैं मेरे पास 1 से लेके 2200 तक कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। उन नंबर्स में बताओ कि वो कौन से नंबर हैं जो 3 पे और 153 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 1 से 2200 की रेंज में वो नंबर्स हमने बताने हैं जो 3 और 153 पे डिवाइड हो सकते हैं। सो करना क्या है, सिंपल, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 153, आंसर आपके पास आ जाएगा 459, यानी कि 3 और 153 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो इन दो को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दो का जो आंसर आएगा 459 उसको एक्चुअल पे डिवाइड कर देना है, तो 459 डिवाइडेड बाई 2200, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4। तो 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इनके दरमियान 3 और 153 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास लास्ट इसका फोर्थ पार्ट में आपको ये कह रहा है कि आपको एक उसने वर्ड दे दिया है ARTHROSCOPICALLY, ठीक है, ये उसने आपको एक वर्ड दे दिया। इस वर्ड के अंदर आपने परमुटेशन बतानी है कि टोटल नंबर जो हैं वो कितने बनते हैं। अब ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है, सो इसमें जो टोटल नंबर्स आपके पास, टोटल जो लेटर्स की लेंथ है, मैं यहाँ पे इसको टोटल से डिनोट कर देता हूँ। इस पूरे वर्ड के अंदर आपके पास टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, वो हैं 17, ठीक है। इसमें हम देखना है ए कितनी दफ़ा आ रहा है, इसमें जो आपके पास टोटल नंबर्स हैं ना, इस लेटर्स में टोटल आपके पास कितने लेटर्स आ रहे हैं 17। अब इसमें ए कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें आर कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, टी भी इसमें 1 टाइम आ रहा है, एच भी इसमें 1 टाइम आ रहा है, मतलब इन सब को आपने लिख लेना है, 2 भी 1 टाइम है, एस भी 1 टाइम है, सी 2 टाइम्स आ रहा है, पी इसमें 1 टाइम आ रहा है, और आई इसमें 1 टाइम आ रहा है, और एल इसमें 2 टाइम्स है, और वाई इसमें 1 टाइम है, ठीक है। ये आई है यहाँ पे, आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, परमुटेशन निकालनी है। परमुटेशन सिंपल होती है, जो आपके पास टोटल नंबर्स हैं उसकी फैक्टोरियल, इसे डिवाइड कर देना है इन सब की फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब बारी बारी करके, मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपके पास 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 11,115,221,003,000, ये इसका आपके पास आंसर है, ठीक है, इस लेटर की परमुटेशन का। और इसके अंदर जो आपको उसने लास्ट पार्ट दे दिया है, उसके अंदर आपसे उसके अंदर ये पूछ रहा है, जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट जो है, उसके अंदर कह रहा है व्हाट इज़ द चांस दैट आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वी विल गेट वैल्यूज़ लेस दैन 4। अब देखें इसमें लेस दैन वैल्यू 4 कब आएगी, जब आपके पास क्या आएगा, देखें एक डाई के अंदर क्या होता है 1 2 3
4, 5 और 6। एक डाइस के अंदर 6 साइड्स होती हैं ना, अब वो कह रहा है 4 से लेस कब आ सकती हैं, उसकी चांस कितना होगा। देखें 4 से लेस का मतलब है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। 4, 5, 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि उसने बोला 4 से लेस। तो 3 कब आ सकते हैं, 3 की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जब आपके पास 50% चांस हो, मतलब 3 है ना, तो 50% चांस इनका होगा, 50% चांस इनका होगा। तो अभी इनकी बात तो वो कर ही नहीं रहा, उसने बोला है 4 से लेस। तो 1, 2, 3 वो 3 नंबर्स हैं जिनकी आउटकम आने के चांसेस हैं, तो उसके चांसेस टोटल कितने हैं, 50%, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो, जिससे कि मैं आपके साथ ये वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ। सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।